स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सीएम बनने के बाद तीसरी बार हरिद्वार जाएंगे सीएम तीरथ। सुबह 10:15 बजे हर की पैड़ी पर गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा 11 बजे कुंभ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 1:45 बजे सीसीआर में कुंभ के कामों की समीक्षा करेंगे सीएम तीरथ और शाम को देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज हरिद्वार जा रहे हैं। एक बार फिर से सीएम बनने के बाद तीसरी बार हरिद्वार जा रहे हैं तीरथ सिंह रावत। सुबह 10:15 बजे हर की पैड़ी पर मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद 11 बजे कुंभ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे, जबकि दोपहर 1:45 बजे सीसीआर में कुंभ के कामों की समीक्षा करेंगे और फिर शाम देहरादून वापस रवाना हो जाएंगे। तो आज सीएम तीरथ सिंह रावत का क्या कार्यक्रम है दिन भर, वो आपको बता रहे हैं। खास बात यह कि एक बार फिर से हरिद्वार जा रहे हैं। जब से सीएम पद की शपथ ली है उसके बाद से ये तीसरा हरिद्वार दौरा होगा और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही कि कुंभ से जुड़ी हुई तैयारियां दुरुस्त रहें, कामों में तेजी आए, अपेक्षा के अनुकूल जो अभी तक तैयारियां अधूरी सी थी उनको जल्दी पूरा किया जा सके। सुबह 10:15 बजे सबसे पहले हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। 11 बजे कुंभ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। 1:45 बजे सीसीआर में कुंभ के कामों की समीक्षा करेंगे। उसके बाद शाम को देहरादून रवाना हो जाएंगे तीरथ सिंह रावत। सीएम बनने के बाद तीसरी बार हरिद्वार जाएंगे तीरथ सिंह रावत और दिन भर का कार्यक्रम जान लीजिए। 10:15 बजे हर की पैड़ी पर पहुंचकर सबसे पहले गंगा की पूजा अर्चना, 11 बजे कुंभ के कई कामों का लोकार्पण और फिर 1:45 बजे सीसीआर में कुंभ के कामों की समीक्षा। इस बैठक में सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे और शाम को फिर देहरादून रवाना हो जाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो आज का कार्यक्रम सीएम तीरथ सिंह रावत का एक बार फिर से आपको बता दें, शाम को देहरादून रवाना हो जाएंगे आज ही हरिद्वार से, लेकिन उससे पहले सुबह 10:15 बजे हर की पैड़ी पर गंगा की पूजा अर्चना, 11 बजे कुंभ के कई कामों का लोकार्पण, 1:45 बजे सीसीआर में कुंभ के कामों की समीक्षा और इसमें सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो कुंभ जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इसकी अधूरी पड़ी तैयारियों को तेजी से पूरा करने का एक भार, एक जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अभी तक इसकी तैयारियों को लेकर संत समाज नाराज रहा है, प्रशासनिक रूप से भी बहुत धीमा काम हुआ है। वक्त रहते उस सब को पूरा करना ताकि संत समाज भी नाराज ना हो, उनकी अपेक्षाएं भी पूरी हो और अच्छी तैयारी कुंभ की रहे। उसके लिए एक बार फिर से आज समीक्षा बैठक करेंगे हरिद्वार में, अधिकारी उसमें मौजूद होंगे। कई कामों का लोकार्पण करेंगे हरिद्वार से, लेकिन सुबह 10:15 बजे सबसे पहले हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। ये तीसरा मौका है जब हरिद्वार जाएंगे सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत। ना सिर्फ गंगा की पूजा अर्चना बल्कि कुंभ से जुड़ी हुई समीक्षा बैठकों का दौर भी आज चलेगा और उन कामों का अपडेट लेने के बाद, उन पर चर्चा करने के बाद आज शाम को वो देहरादून लौट जाएंगे। और अब एक बड़ी खबर देहरादून से। आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। शाम 7 बजे बैठक होने जा रही है। मुख्यालय में यह बैठक की जाएगी। नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बतौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की पहली कोर ग्रुप की बैठक होगी। कोर ग्रुप की बैठक में सीएम तीरथ सिंह रावत भी शामिल होंगे और इस बैठक में सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे। कोर ग्रुप की बैठक में सभी अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। सल्ट उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार को लेकर मंथन किया जाएगा और इस बैठक के बाद कभी भी हो सकती है उम्मीदवार की घोषणा। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जिसने 3 नामों का पैनल प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिया है। पैनल में दिवंगत विधायक सुरेंद्र जीना के भाई महेश जीना का नाम शामिल है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश मेहरा और यशपाल रावत का नाम भी है। कोर ग्रुप की बैठक में तीनों नामों पर आज मंथन किया जाएगा। सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और ऐसे में जो आज बैठक होगी उसके बाद कहा जा रहा है कि उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है। मदन कौशिक जो हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उत्तराखंड में, बतौर अध्यक्ष उनकी ये पहली बैठक होगी जिसमें वरिष्ठ नेता समेत
तमाम सांसद बीजेपी से जुड़े हुए और तीरथ सिंह रावत जो कि मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद होंगे और चर्चा मंथन इस बात पर कि सल्ट उपचुनाव को कैसे जीतना है और उम्मीदवार कौन होगा। जिस कमेटी को बनाया गया था उसने भी 3 नामों को सौंप दिया है प्रदेश अध्यक्ष को और अब उन्हीं तीनों नामों पर चर्चा होगी। तो सल्ट उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस की तैयारियां तेज हैं। उपचुनाव में सहानुभूति का दांव चल सकती है बीजेपी। उम्मीदवारी को लेकर अभी पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं। उपचुनाव को लेकर भाजपा की ताबड़तोड़ बैठकें जरूर जारी हैं। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष घनश्याम भट्ट कार्यकर्ताओं से बैठक लेंगे। मंडलों के अध्यक्ष, संयोजक, सक्रिय कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस भी अपनी रणनीति दूसरी तरफ बनाने में जुटी हुई है। 2022 आम चुनाव से पहले सीएम तीरथ के लिए यह सीट जीतना चुनौती से कम नहीं होगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद सल्ट उपचुनाव को जीतना उसकी जिम्मेदारी भी एक तरह से सीएम तीरथ सिंह रावत पर है। आज उम्मीदवार कौन होगा माना जा रहा है उसका फैसला हो जाएगा। विनोद हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं देहरादून से। विनोद, क्या खबर है? क्या कोई सहानुभूति कार्ड चल सकती है बीजेपी? हालांकि आज जो प्रदेश अध्यक्ष बैठक करने जा रहे हैं उसके बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है। जी आस्था, आपने ठीक कहा। देखिए कि आज नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और नए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बनने पर अब ये बड़ी बैठक आज कोर ग्रुप की पहली बार अब होने जा रही है और जिसमें आगामी 2022 की रणनीति को लेकर तो चर्चा होगी ही, लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा इस बात की होने वाली कि आगामी सल्ट विधानसभा उपचुनाव होने वाला है और उसको किस तरीके से जीत उसमें दर्ज की जा सके। इस बैठक में आज शाम 7 बजे प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, सांसद इसमें शामिल होंगे, उसके साथ साथ में जितने भी संगठन के पदाधिकारी वो शामिल होंगे। लगातार सल्ट उपचुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और 3 दिन पहले आस्था एक कमेटी बनाई गई थी यशपाल आर्य के अध्यक्षता में, जिसमें धन सिंह रावत जो राज्य मंत्री हैं और प्रदेश महामंत्री संगठन सुरेश भट्ट की इसमें सदस्य थे। तो उन्होंने सल्ट में जाकर तमाम रायशुमारी की आखिरकार किस उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगा सकती है। तीनों इस कमेटी जो पैनल था उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को दे दी है। उसके बाद में आज कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा होगी आखिरकार कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको सल्ट उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। क्यों सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सहानुभूति का कार्ड अब बीजेपी खेलने जा रही है उसमें जो दिवंगत विधायक रहे हैं सुरेंद्र सिंह जीना, उनके भाई महेश जीना को इसका टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि एक सहानुभूति उस क्षेत्र में सुरेंद्र सिंह जीना के प्रति रही है, उनके परिवार के प्रति रही है। तो प्रथम दृष्टया ये जरूर माना जाए कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट दिया जाए। लिहाजा कांग्रेस भी इस पूरी रणनीति को लेकर मुखर बनी हुई है, रणनीति अपनी बना रही है कि किस तरह से सल्ट उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज की जा सके। आज महत्वपूर्ण इस कोर ग्रुप में यह भी चर्चा रहेगी सल्ट उपचुनाव को कैसे जीते, लेकिन इससे अलग जैसे मैंने आपको बताया कि नए मुख्यमंत्री के बनने के बाद और नए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की जिम्मेदारी संभालने के बाद में आज ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज देहरादून प्रदेश कार्यालय में होने जा रही है और आगामी 2022 सबके निशाने पर है। भाजपा हो या कांग्रेस हो, हर कोई जीत का दावा कर रही है कि लेकिन किस तरह से ये होगी, रणनीति तमाम तय होंगे, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें होंगे, सांसद शामिल होंगे, मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, और मंथन होगा सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर कि आखिर क्या रणनीति पार्टी बनाएगी और सबसे अहम बात कि चेहरा कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा। आप नजर बना के रखिए विनोद, जानकारी के लिए शुक्रिया। तो सल्ट उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। इस कड़ी में बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने सरायखेत और देघाट में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। सुरेश भट्ट ने अल्मोड़ा के सल्ट, सरायखेत और स्यालदे के देघाट में एक जनसभा को संबोधित भी किया। सल्ट विधानसभा के जो हमारे 5 मंडल हैं, उन 5 मंडलों में मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम के तहत आज मैं स्यालदे के अंदर आया था। जिस प्रकार का उत्साह सभी कार्यकर्ताओं के अंदर देखा गया है, उससे मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आने वाला उपचुनाव हम भारी मतों से जीतेंगे। सल्ट का उपचुनाव स्वर्गीय जीना जी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में क्षेत्र के लोग देंगे। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे हैं। यहां उनका पार्टी आला कमान से मिलने का कार्यक्रम था। सीएम ने देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस दौरान संगठन और सरकार के आगे के कामकाज पर बातचीत हुई। इससे पहले सीएम तीरथ सिंह रावत ने संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की।
और फिर सीएम तीरथ सिंह रावत राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मिलने पहुंचे। उत्तराखंड सदन में सीएम तीरथ सिंह रावत ने चारधाम यात्रा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी की और साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उन्हें अचानक से पता चला कि वो सीएम बन रहे हैं। अखबार में कहीं नाम नहीं था, टीवी में नाम नहीं चल रहा था, किसी को हवा तक नहीं थी। उन्होंने कहा था, हमारे यहाँ कहा जाता है पहले राष्ट्र फिर पार्टी। अखबार में मेरा कोई नाम नहीं था, टीवी में मैं कहीं चल नहीं रहा था। मीडिया के लोगों ने बड़ी अच्छी कृपा दृष्टि की मेरे पे। तो कई बार क्या होता, जो दिखता है तो पत्रकार मित्र भी कह रहे होंगे क्या होगा है? तो किसी को हवा तक नहीं। और जब बैठ गए विधानमंडल दल में भी तो प्रस्ताव पारित हुआ, जो केंद्र के द्वारा नाम आएगा वो सबका प्रस्ताव करेंगे, तो सबने आप ओके हो गया। तो बोले कि फिर जो हमारे पर्यवेक्षक आए थे रमन जी, ये लोग अंदर जाएंगे, कुछ देर बात करेंगे दिल्ली से, फिर यहाँ घोषणा करेंगे। आ गए तो तब तक भी मैं नहीं था। उसमें इतना ही था कि प्रस्ताव सारे सांसद रहेंगे, कुछ मंत्री रखेंगे, लेकिन उसमें मेरा नाम गायब हो गया। तो तब फिर नाम हम कैसे गए, तो सब सांसद प्रस्ताव रखेंगे, मैं ही क्यों नहीं रखूंगा, तो जाकर के तब थोड़ा सा तो शक हुआ। फिर अपने आप पे फिर भी अपने आप पे शक हुआ कि मैं यहाँ भी छूट गया। तो कुल मिलाकर के तो प्रस्ताव हुआ, तो विधानमंडल दल ने सारे लोगों ने एक मत से हमको माना। और मैं सौभाग्यशाली हूँ आप सब लोगों के पास से आशीर्वाद से। तो आज भी मैं जरूर इस पद पर हूँ, लेकिन मैं कार्य करता हूँ। उत्तराखंड में सत्ता बदलने के साथ ही नए मुख्यमंत्री अब तक पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कई फैसलों को पलट चुके हैं। अब तक ऑफिसर्स के ऊपर भी गाज गिरना शुरू हो गया है, जिससे संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में लिए गए फैसले को लगातार पलटने में लगे हैं। जब से तीरथ सिंह रावत सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए हैं, तब से अब तक वो पूर्व की सरकार के कई फैसलों को बदल चुके हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि तीरथ सिंह रावत ने अब तक त्रिवेंद्र रावत के कौन कौन से फैसलों को पलटा है। सीएम बनते ही तीरथ सिंह रावत ने कुंभ को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया था। तीरथ रावत ने महाकुंभ में लगाई गई पूर्व की सरकार की तमाम पाबंदियों को हटा दिया, जिससे संत उनकी वाहवाही कर रहे हैं। तीरथ सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, लॉकडाउन के दौरान दर्ज हुए मामले भी सरकार वापस लेगी। तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में विकास प्राधिकरण व्यवस्था को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि विकास प्राधिकरण अधिकारियों को फायदा पहुंचाने के लिए गठित हुए थे। चारधाम और उनके नजदीकी 52 मंदिरों के लिए त्रिवेंद्र सरकार में बनाए गए देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी तीरथ सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सीएम ने इसके लिए पुनर्विचार का रास्ता खोल दिया। तीरथ सरकार ने कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दे दी थी, इसे त्रिवेंद्र सरकार ने रोक दिया था। उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंक की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। इन भर्तियों में धांधली की आशंका है। ये भर्तियां त्रिवेंद्र रावत सरकार के समय की है। सीएम बदलते ही अब अफसरों पर गाज गिरना शुरू हो गई है। पूर्व सीएम के बेहद करीबी राधिका झा को सचिवालय से हटा दिया गया है, जबकि कई और अफसरों की भी सचिवालय से छुट्टी हुई है। गैरसैंण कमिश्नरी के गठन को लेकर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सीएम ने कहा कि इस पर जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट।
मंत्री बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे यशपाल आर्य का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यशपाल आर्य देहरादून से चॉपर के जरिए एफटीआई मैदान में उतरे। यहां सल्ट में होने वाले विधानसभा उपचुनाव पर प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि वो लगातार सल्ट क्षेत्र में कई समय से दौरे पर है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सल्ट में स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना की याद में एक श्रद्धांजलि सभा की थी, जिसमें बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता आए थे। सल्ट के पूर्व विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना ने क्षेत्र की जनता के लिए काम किया है, जिसको जनता आज भी याद करती है। सल्ट विधानसभा क्षेत्र में हमारी सबसे संपर्क रहा है पिछले महीनों में, और एक श्रद्धांजलि सभा का भी वहाँ पर आयोजन किया था, जिसमें माननीय निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी उसमें मौजूद थे। एक माहौल है उनके पक्ष में। स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना का बहुत बड़ा योगदान रहा है, भूमिका रही है। उस क्षेत्र के विकास में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और एक विनम्र और एक शालीन व्यक्ति, नौजवान के रूप में लोग उन्हें जानते हैं। लेकिन उनका असमय निधन वो क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी आघात भी है, क्षति भी है। अगली खबर देहरादून से। यहां पर सड़कों की गुणवत्ता की अब जांच की जाएगी। एक विशेष केंद्रीय सहायता राशि से बनी सड़कों की जांच होगी। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी आर.के. सुधांशु ने इसके आदेश दिए हैं। सीएस ने सभी डीएम को पत्र भेजकर मौके पर पहुंचने को कहा है। सीएम के आदेश पर प्रमुख सचिव ने ये आदेश जारी किए हैं। केंद्र ने सड़कों के लिए दिए थे 478 करोड़ रुपए, और इस रकम को खर्च करके जो सड़कें बनके तैयार हुई हैं, अब उनकी क्वालिटी को जांचा जाएगा। उधर जोशीमठ की तपोवन टनल से शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को टनल से एक और शव बरामद हुआ, और अब तक लापता 204 लोगों में से अलग अलग जगह से 75 लोगों के शव और 34 मानव अंग बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें से 44 शव और 1 मानव अंग की शिनाख्त हो चुकी है। टनल से अब तक कुल 15 डेड बॉडीज भी रिकवर की जा चुकी हैं।